हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस एकेडमी पटना 69th बीपीएससी पीटी क्रैश कोर्स अभ्युदय सीरीज में स्टूडेंट्स को बहुत लंबे समय से इंतजार था कि सर हिस्ट्री का मॉडर्न हिस्ट्री जो पार्ट है वो कब स्टार्ट करें। तो आज के इस सेशन से हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। आज के इस सेशन में हम अराइवल ऑफ यूरोपियंस की यूरोपियन कंपनी का अराइवल इंडिया में कैसे हुआ, कब उन्होंने कहाँ पे पहली फैक्ट्री डाली, क्या क्या कन्फ्लिक्ट हुए और कैसे इंग्लिश जो है मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इन सारे कंपनी के बीच में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनी इमर्ज हो गई। इन सब बातों में का आज हम इस सेशन में डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स बिगिन द सेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर कैसे यह इंडिया में पहुंचे। पहले सबसे हम पहले यही बात आती है। तो पहले जो बेसिकली होता था बिफोर, हम अगर बात करें 1490 के आसपास, उससे पहले की हम बात करते हैं, तो जो ट्रेड होता था ऐसा था नहीं कि ट्रेड नहीं हो रहा था, बट बेसिकली लैंड रूट से ट्रेड होता था। जो ट्रेडिंग एरिया था वो लैंड रूट से होता था। इस तरीके से सेंट्रल एशिया से ऐसे होता था, तो लैंड मेनली जो रूट था ट्रेड का वो लैंड था। लेकिन बाद में कुछ ऐसे सिचुएशंस आए, सेंट्रल जो ये जो जोन है बेसिकली यहाँ पे अगेन मुस्लिम इंपायर्स इमर्ज होना स्टार्ट हुए। देन वहाँ पे स्पेशली जो आपका ये जोन है पोर्चुगल और स्पेन के जो किंग है उन्होंने डिसाइड किया कि अब लैंड रूट से ट्रेड नहीं करना है, अब सी रूट को डिस्कवर करना है। तो यहाँ से 1494 में एक डिसाइड होता है, एक एग्रीमेंट साइन होता है बिटवीन पोर्चुगल एंड स्पेन कि टू डिस्कवर सी रूट ऑफ फॉर द ट्रेड पर्पस। तो 1494 में एक ट्रीटी साइन होता है, ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास। अब ये बेसिकली ट्रीटी क्या होता है कि यह पोर्चुगल और स्पेन के बीच में ट्रीटी साइन होता है टू डिवाइड नॉन क्रिश्चियन कंट्री इन 2 पार्ट्स। अब इस ट्रीटी में बेसिकली क्या होता है, आपको ये देख रहा होगा केप ऑफ वर्डे। दिस इज द केप ऑफ वर्डे। इस केप ऑफ वर्डे से अप्रॉक्स 1300 माइल्स दूरी पे एक लाइन ड्रॉ किया जाता है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया जाता है इन अटलांटिक ओशियन। वहां पे क्या होता है कि यह जो ट्रीटी होता है साइन होता है, जहां से केप ऑफ वर्डे से अप्रॉक्स 1300 माइल्स एक लाइन ड्रॉ किया जाता है, जिसमें इस लाइन के वेस्ट में स्पेन को राइट दिया जाता है कि आप सी रूट डिस्कवर करो, ट्रेड करो, और इसी का परिणाम होता है कि अमेरिका के लिए भी जो सी रूट है उसका डिस्कवरी किया जाता है। और इसके ईस्ट में पोर्चुगल को राइट दिया जाता है कि पोर्चुगीसी जो है उनका राइट है वो सी रूट डिस्कवर करे और अपना ट्रेड पर्पस स्टार्ट करे। तो बेसिकली यह जो सिस्टम स्टार्ट होता है कि सी रूट को कैसे डिस्कवर किया जाए, तो ये स्टार्ट होता है विथ द ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास। अब यहाँ पे जब ये स्टार्ट होता है तो पोर्चुगीसी जो है किंग है वो बहुत सारे नेविगेशन सिस्टम स्टार्ट करते हैं। उसमें एक सबसे जो इम्पोर्टेंट रहता है वो वास्को डिगामा के लीडरशिप में सबसे पहले, इससे पहले भी बार्थोलोमो डियास जो नेविगेटर है 1487 के पास ही भले ही ये स्टार्ट जो जरूर करते हैं डिस्कवरी का, लेकिन ये केप ऑफ गुड होप और ईस्टर्न अफ्रीका के कोस्ट तक ही आकर रुक जाते हैं। फाइनली 1497 में यह ट्रीटी साइन होने के बाद 1497 में वास्को डिगामा के लीडरशिप में एक सी रूट डिस्कवरी स्टार्ट किया जाता है, नेविगेशन स्टार्ट किया जाता है, और फाइनली इन मई 1498 वो कैलिकट में लैंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ गुजराती पायलट कॉल अब्दुल माजिद। तो बेसिकली अब यह डिस्कवर होता है जब यह ट्रीटी साइन होता है, ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास। तो यहाँ पे पोर्चुगल से वास्को डिगामा के लीडरशिप में जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है बेसिकली नेविगेशन का, सी रूट का डिस्कवर करने का, वो स्टार्ट होता है। और यहाँ से अब्दुल माजिद को ये बेसिकली जो गुजराती सेलर है वो उसको हेड कर रहे होते हैं इस वास्को डिगामा की टीम को। और फाइनली यह कैलिकट पहुंचते हैं, और यह उस समय जो कैलिकट का किंग रहते हैं वो जैमोरिन रहते हैं, और मई 1498 में यह कैलिकट में अराइव होते हैं। और इस तरीके से यह एक सी रूट का डिस्कवर किया जाता है बाई वास्को डिगामा। जो शिप से वो अराइव करते हैं उस शिप का नाम साओ गैब्रियल रहता है। वास्को डिगामा का जो शिप का नाम रहता है वो साओ गैब्रियल रहता है। अब हम बात करते हैं पोर्चुगीसी इंपायर की बात करते हैं। तो बहुत सारे इसके गवर्नर हैं। पहले तो इसका ट्रेड रूट वास्को डिगामा के द्वारा डिस्कवर किया गया। जैमोरिन जो कैलिकट है वहाँ पे वो अराइव हुए, उस समय वहाँ का जो किंग था वो जैमोरिन था। आफ्टर दैट जब वहाँ पे अराइव होते हैं उसके बाद जब पोर्चुगीसी इंपायर इस्टेब्लिश होता है तो इसके बहुत सारे गवर्नर आते हैं। हालांकि वास्को डिगामा इंडिया में 3 बार आते हैं।
फर्स्ट वो 1498 में आ जाते हैं, उसके बाद अगेन 1502 में आते हैं, और उसके बाद फाइनली जब थर्ड टाइम आते हैं 1524 के आसपास, तो उनका इंडिया में डेथ हो जाता है ड्यू टू मलेरिया। अब हम बात करते हैं पोर्चुगीसी जो भी इसमें गवर्नर है, उसमें सबसे जो फर्स्ट है वो फ्रांसिस डी अल्मेडा है। ये फर्स्ट पोर्चुगीसी गवर्नर हैं इन इंडिया आफ्टर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पोर्चुगीसी एम्पायर। ये एक पॉलिसी चलाते हैं, पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर पॉलिसी, और इसमें एक कार्ड सिस्टम होता है। बेसिकली इस पॉलिसी का एम क्या होता है कि पोर्चुगीसी एम्पायर का बेसिकली जो यहाँ पे इस पॉलिसी का मेन एम होता है कि जो बे ऑफ बंगाल का जोन है, इंडियन ओशियन का जो पूरा उस पोर्चुगीसी एम्पायर का उस ओशियन का जो ट्रेड रूट है उस पर कब्जा करना। तो ब्लू वाटर पॉलिसी का मेन एम होता है कि जो पोर्चुगीसी एम्पायर है, जो पोर्चुगीसी कंपनी है, उसका कह सकते हैं प्रभुत्व स्थापित करना, ये इसका मेजर एम रहता है। आफ्टर दैट फ्रांसिस डी अल्मेडा के बाद जो नेक्स्ट गवर्नर है अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ये इन्हें रियल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीसी एम्पायर इंडिया में माना जाता है। ये सेकेंड पोर्चुगीसी गवर्नर है, लेकिन इन्हें रियल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीसी पावर इन इंडिया माना जाता है। एंड ही टुक गोवा फ्रॉम द बीजापुर रूलर इन 1510 एंड बैंड द कस्टम ऑफ सती इन सर्टेन एरियाज। अब ये क्या करते हैं कि बहुत सारे एरियाज में सती सिस्टम को भी बैन कर देते हैं। और जब ये बेसिकली पोर्चुगीसी एम्पायर यहाँ पे इंडिया में अराइव होता है, वहाँ पे स्टैब्लिश होता है, तो इसका तीन मेजर एम, बहुत सारे एम तो बहुत सारे रहते हैं, लेकिन इसका सबसे जो मेजर एम रहता है कि उस समय जो अरब यहाँ पे मर्चेंट्स रहते हैं उसको आउटरेड यहाँ से करना, उसको भगा देना, और कह सकते हैं कि 3G गॉड, ग्लोरी और गोल्ड, ये बेसिकली क्या है पोर्चुगीसी एम्पायर का 3G का फॉर्मूला रहता है कि किस तरीके से यहाँ के जो एक्टिविटीज है, ट्रेडिंग एक्टिविटीज है, उसको एक्सप्लॉइट किया जा सके। उसके बाद नेक्स्ट आपके गवर्नर आते हैं नीनो डी कुन्हा। ये क्या करते हैं, मेड गोवा पोर्चुगीसी कैपिटल बाय रिप्लेसिंग कोचीन इन 1513 एंड टुक कंट्रोल ऑफ दमन दीव एंड बेसी इन फ्रॉम गुजरात रूलर बहादुर शाह। आफ्टर दैट मार्टिन अल्फोंसो डी सूजा आते हैं, जो फ्रांसिस जेवियर रहते हैं, बेसिकली एक जेसस संत रहते हैं, रिच इंडिया विथ मार्टिन अल्फोंसो डी सूजा। तो इसी के टाइम में मार्टिन अल्फोंसो डी सूजा के टाइम में फ्रांसिस जेवियर जो है इंडिया में अराइव करते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, आपके इंपॉर्टेंट पोर्चुगीसी गवर्नर होते हैं। तो रियल फाउंडर किसको माना जाता है, वो याद रखना है आपको, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क को। ब्लू वाटर पॉलिसी किसने स्टार्ट किया, तो अगेन डी अल्मेडा ने स्टार्ट किया। गोवा को कैपिटल किसने बनाया, तो आपको नीनो डी कुन्हा ने गोवा को कैपिटल बनाया। हालांकि बीजापुर से उसको कैप्चर किया गया था बाई अल्फोंसो डी अल्बुकर्क द्वारा। और इसका मेजर एम क्या था पोर्चुगीसी एम्पायर का, तो आपको याद रखना है 3G का गोल्ड, गॉड, ग्लोरी। और ये जब इंडिया में अराइव हुए थे तो इनका मेजर एम था कि बहुत सारे जो इंडियन गर्ल्स थे वो सती सिस्टम को यहाँ पे बैन करवाए, और बहुत सारे मैरिज कर रहे थे ताकि जो चाइल्ड प्रोड्यूस हो सके, और उसके बाद यहाँ पे अपना पोर्चुगीसी एम्पायर का एक कह सकते हैं कि बहुत ही वास्ट एरिया में पावर कंट्रोल हो सके। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी है आपका वो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका फाउंडेशन 1602 में किया जाता है। डच इस्टेब्लिश दियर फर्स्ट फैक्ट्री इन साउथ इन मसूलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश, बट इनका जो मेजर बेस होता है इन इंडिया वाज पुलिकट, तमिलनाडु, विच वाज सब्सिक्वेंटली सुपरसीडेड बाय नगीपट्टनम। जो स्टार्टिंग में यह जो साउथ इंडिया में बेसिकली डच कंपनी जो स्टार्ट करती है वह मसूलीपट्टनम में इनका फर्स्ट फैक्ट्री स्टैब्लिश होता है। आफ्टर दैट साउथ इंडिया में वेरियस प्लेस पे ये धीरे धीरे अपने फैक्ट्रीज स्टैब्लिश करना स्टार्ट करते हैं। They defeated Portuguese in 17th century and became the most powerful force in European commerce in East। और ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी को फर्स्ट मल्टी नेशनल कंपनी भी बोला जाता है, और ये 17th सेंचुरी में पोर्चुगीसी को हरा के यहाँ यूरोपियन कॉमर्स का सबसे बड़ा कंपनी बन जाता है। एंड दे एक्सपेल्ड द पोर्चुगीसी आउट ऑफ मलाया स्ट्रेट्स एंड द इंडोनेशियन आइलैंड्स एंड दे थॉटेड इंग्लिश अटेम्प्ट्स टू सेटल देयर इन 1623। तो इनिशियल अटेम्प्ट जो इंग्लिश करता है, बेसिकली डच का अगर कहे तो ज्यादा इंटरेस्ट जो है वो इंडोनेशिया के स्पाइसेस जो है वहां उसमें रहता है। वह इंडिया को बेसिकली इंडिया पे भी अपना कब्जा जमाए रखना चाहता है, लेकिन मेन इंटरेस्ट जो एरिया रहता है डच का वह इंडोनेशिया के स्पाइसेस में रहता है। अब यहां से स्टार्ट होता है एंग्लो डच राइवलरी। यहाँ पे जब स्टार्ट होता है इनिशियल फेज में डच जो है वो इंग्लिश को कह सकते हैं कि रिस्ट्रिक्ट करता है, रोकता है, और वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक्सपेल्ड भी करता है। लेकिन यह जो राइवलरी रहता है और बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाता है। आफ्टर years of fighting, both parties reached agreement in 1667 in which British promised to relinquish all claims to Indonesia and Dutch agreed to leave India to focus more on successful commerce in Indonesia।
अब ये 67 में बेसिकली डच और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में एक एग्रीमेंट साइन होता है, जिसमें इंग्लिश यह इंश्योर करता है डच कंपनी को कि वो इंडोनेशिया में अपने सारे क्लेम्स को खत्म करता है। और चूंकि डच का मेन इंटरेस्ट जस्ट हमने डिस्कस किया कि इंडोनेशिया के स्पाइसेस में होता है, और डच यह प्रॉमिस करता है कि वह ज्यादा फोकस इंडोनेशिया में करेगा, इंडिया पे जो भी क्लेम्स है वो इंडिया को लीव कर देगा। डच वेयर इवेंचुअली बीटन बाय इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन बैटल ऑफ वेदर इन 1759। लेकिन फाइनली 1759 में अगेन डच ईस्ट इंडिया कंपनी और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में बैटल होता है, बैटल ऑफ वेदर 1759 में। आफ्टर दैट जो डच का इंपॉर्टेंस है, जो डच का कह सकते हैं कि जो वास्टनेस है, वो धीरे धीरे डिक्लाइन करना स्टार्ट हो जाता है। अब बात करते हैं हम इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो क्वीन एलिजाबेथ जो है ग्रांट करते हैं कॉर्पोरेशन रॉयल चार्टर एंड एक्सक्लूसिव राइट टू ट्रेड इन द ईस्ट ऑन दिसंबर 31, 1600। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है बेसिकली, उसको क्वीन एलिजाबेथ ही ग्रांट करती हैं ऑन 31 दिसंबर 1600 कि आप ईस्ट में, मतलब जो साइन हुआ था ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास, उस जो लाइन खींचा गया था केप ऑफ वर्डे से, उसके ईस्ट में आप ट्रेड कर सकते हैं। तो इसके फर्स्ट जो कैप्टन रहते हैं कैप्टन विलियम हॉकिंस, वो अराइव करते हैं इन द कोर्ट ऑफ जहांगीर 1609 टू रिक्वेस्ट परमिशन टू ओपन इंग्लिश ट्रेडिंग पोस्ट इन सूरत। हाउएवर ही डिक्लाइन टू ओनिंग इट्स पोर्चुगीसी प्रेशर। चूंकि उस समय जहांगीर पे पोर्चुगीसी का प्रेशर ज्यादा रहता है इस समय, वो इसलिए कैप्टन हॉकिंस को बहुत ज्यादा ग्रांट नहीं कर पाते। हालांकि कैप्टन हॉकिंस को मनसब जो है अलॉट किया जाता है। फाइनली लेटर इन 1612 जहांगीर गेव ईस्ट इंडिया कंपनी परमिशन टू बिल्ड अ फैक्ट्री एट सूरत। लेकिन 1612 में यह ग्रांट करते हैं कि एक सूरत में आप फैक्ट्री स्टेब्लिश करो। आफ्टर दैट सर थॉमस रॉय जब अराइव होते हैं इन द मुगल कोर्ट, जो जेम्स वन के द्वारा उस समय किंग रहते हैं इंग्लैंड को, वो भेजते हैं सर थॉमस रॉय को इन द कोर्ट ऑफ जहांगीर। एंड देन एक इंपीरियल फरमान इशू किया जाता है टू ट्रेड एंड डेवलप वेरियस फैक्ट्रीज इन द रीजन ऑफ इंडिया। और इस दौरान जब सर थॉमस रॉय अराइव होते हैं जहांगीर के कोर्ट में, तब फरमान इशू किया जाता है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ट्रेडिंग राइट्स दिए जा रहे हैं। और मसूलीपट्टनम वाज द फर्स्ट साइट ऑफ इंग्लिश फैक्ट्री इन साउथ। क्योंकि इसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन के कारण हर कंपनी चाहती कि मसूलीपट्टनम में सबसे पहला आपका फैक्ट्री स्टेब्लिश हो। फ्रांसिस डे ब्रॉट मद्रास फ्रॉम द राजा ऑफ चंदेरी इन 1639 एंड इरेक्टेड अ मॉडरेट फोर्ट अराउंड देयर फैक्ट्री कॉल्ड फोर्ट सेंट जॉर्ज। और फाइनली फ्रांसिस डे जो है वो राजा ऑफ चंदेरी से मद्रास को खरीद लेते हैं, ब्रॉड कर लेते हैं, और वहां पे एक फोर्ट डेवलप करते हैं, दैट इज कॉल्ड फोर्ट सेंट जॉर्ज। In 1668, the English East India Company purchased Bombay from Charles II and the then King of England, and Bombay became the company's West Coast headquarter। और इस दौरान 1668 में जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वह चार्ल्स II से बॉम्बे को परचेज कर लेती है, और वो एक हेडक्वार्टर बन जाता है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। एंड द जॉब चार्नो फाउंडेड एन इंग्लिश वर्कशॉप इन रीजन नेम्ड सुतानाती, जो अल्टीमेटली इन 1690, और यही सुतानाती आगे चल के कलकत्ता के रूप में डेवलप होता है। This ultimately became the city of Calcutta, which was home to Fort William and later became the capital of British India। और एंड अगेन इंग्लिश मिशन हेडेड बाय जॉन सरमन, जो कि मुगल कोर्ट फारूक सियार के कोर्ट में अराइव होते हैं। एंड यहाँ पे अगेन इन 1715 गेन 3 नोटेबल फरमान्स, और इस समय फारूक सियार जो है वो फरमान इशू करते हैं गारंटिंग कंपनीज न्यूमरस इंपॉर्टेंट राइट्स इन द रीजन ऑफ बंगाल, गुजरात एंड हैदराबाद। और जब यह जॉन सरमन जब अराइव करते हैं फारूक सियार के कोर्ट में, तो वहां पे वो अगेन 1715 में एक फरमान इशू किया जाता है जिसमें बिहार, बंगाल, गुजरात और हैदराबाद के रीजन में उसे बहुत सारे जो राइट्स हैं वो ग्रांट किए जाते हैं। आफ्टर दैट हम फ्रेंच कंपनी की बात करते हैं। अब इसका एस्टेब्लिशमेंट कैसे होता है, तो कॉलबर्ट जो कि एक मिनिस्टर रहते हैं लुइस 14वां के, वो फॉर्म करते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को इन 1664। फ्रांसिस कैरन इस्टेब्लिश फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री इन सूरत अबाउट 1668। और पहला जो कह सकते हैं कि फ्रेंच कंपनी इस्टेब्लिश होता है सूरत में, वो 1668 में होता है, जिसको इस्टेब्लिश करते हैं फ्रांसिस कैरन। एंड फ्रांसिस मार्टिन क्रिएटेड पौंडीचेरी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर रहता है फ्रेंच का, इन 1673 विच लेटर बिकेम द सीट ऑफ फ्रेंच होल्डिंग इन इंडिया एंड सर्व एज इट्स फॉरेन गवर्नर। अब यहाँ पे ये क्या होता है कि जब यह पौंडीचेरी का बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट होता है इन 1673, तो ये एक मेजर सेंटर बन जाता है पोर्चुगीसी ट्रेडिंग एक्टिविटीज का।
Again, this French took Chandernagar near Calcutta from the governor Sasista Khan in 1690 at Balasore, Mahe, Kasim Bazar and Karaikal the French erected factories. और उसके बाद जब ये चंदेरनगर को ले लेता है ससिस्टा खान से, उसके बाद वेरियस फैक्ट्रीज अलग अलग जगहों पे ओपन होना स्टार्ट हो जाता है. एडवेंट ऑफ फ्रेंच गवर्नर जोसेफ फ्रांसिस डुप्लेक्स इन इंडिया अराउंड 1742 मार्क द स्टार्ट ऑफ एंग्लो फ्रेंच राइवलरी. और यही वारफेयर जो है आगे चल के 3 कार्नेटिक वार के रूप में डेवलप होता है. जैसे डुप्लेक्स का राइवल होता है, यहाँ से कार्नेटिक वार स्टार्ट होता है. एंग्लो फ्रेंच राइवलरी जो है वो बिगिन हो जाता है, जिसमें फर्स्ट कार्नेटिक की वार की हम बात करते हैं तो पहला जो कार्नेटिक वार होता है उसका जो मेजर रीजन होता है वो ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन. जो ऑस्ट्रिया में सक्सेशन का जो इशू रहता है उसको लेकर यहाँ पे फर्स्ट कार्नेटिक वार स्टार्ट होता है. और इस जो फर्स्ट कार्नेटिक वार होता है उसको कंक्लूड किया जाता है विथ द ट्रीटी ऑफ एक्स-ला चैपला विच ब्रॉट ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन टू अ क्लोज, कंक्लूडेड फर्स्ट कार्नेटिक वार इन 1748. अगेन जब यह साइन हो जाता है तो जो मद्रास है वो रिटर्न किया जाता है टू द इंग्लिश अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस ट्रीटी, व्हाइल द फ्रेंच देयर रिसीव देयर कॉलोनीज इन नॉर्थ अमेरिका इन एक्सचेंज. और जो नॉर्थ अमेरिका में जो फ्रेंच कॉलोनी रहा है वो फ्रेंच कंपनी को दे दिया जाता है और मद्रास को फिर से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रीस्टोर कर दिया जाता है. सेकेंड कार्नेटिक वार होता है आफ्टर दैट. अगेन द डुप्लेक्स फ्रेंच गवर्नर हु हैड लेड द फ्रेंच आर्मीज विक्ट्री इन द फर्स्ट कार्नेटिक वार aspired to expand his authority and political influence in southern India by engaging local dynastic rivalries to beat the English. अब चूंकि फर्स्ट कार्नेटिक वार में जो डुप्लेक्स है, चूंकि वहां पे जब वो जीत जाता है तो उसकी वो विक्ट्री से इतना खुश हो जाता है कि उसको लगता है कि हम अपने एम्पायर को और अधिक एक्सपेंड कर सकते हैं. और इसके चलते जो साउदर्न इंडिया में जो एम्पायर के बीच में इनर कन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, इंटरनल कन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, उसका यह फायदा उठाना चाहता है. द इंग्लिश एंड द फ्रेंच एग्रीड नॉट टू इंटरफेयर इन द नेटिव रूलर्स क्वारल्स. लेकिन हालांकि यहाँ पे जो इंग्लिश और फ्रेंच है वो एग्रीमेंट करते हैं कि यह जो भी एम्पायर है उसके इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे. लेकिन फर्दर मोर ईच साइड वॉज लेफ्ट इन कंट्रोल ऑफ द टेरिटरी दे हैड ऑक्युपाइड एट द टाइम ऑफ द पैक्ट. इट बिकेम क्लियर दैट इंडियन अथॉरिटी वॉज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड फॉर यूरोपियन सक्सेस, रादर इंडियन अथॉरिटी वॉज ग्रोइंग इंक्रीजिंगली रिलायंट ऑन यूरोपियन बैकिंग्स. हालांकि जब ये साइन होता है तो इसमें ये अब तो डिसीजन हो जाता है कि कोई भी एक दूसरे के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेगा. तो यहाँ पे अब बेसिकली क्या हो जाता है कि जो भी इंडियन कह सकते हैं अथॉरिटी है वो रिलाय अधिक करने लगते हैं ऑन यूरोपियन सक्सेस. उसके बाद थर्ड कार्नेटिक वार होता है 1758 से 1763 के बीच में, व्हेन ऑस्ट्रिया अटेम्प्टेड टू रिक्लेम सिलेसिया इन 1756 द 7-year वॉर ब्रोक आउट. और जब ये 7-year वॉर ब्रोक आउट होता है 1756 से जो 1763 तक चलता है, once again यूनाइटेड किंगडम एंड फ्रांस वे आर ऑन अपोजिंग साइड्स. बट ये अगेन जो थर्ड कार्नेटिक वार होता है वो खत्म किया जाता है बाय द ट्रीटी ऑफ पीस ऑफ पेरिस, रीस्टोर फ्रेंच इंडस्ट्रीज इन इंडिया एंड बट आफ्टर द वार फ्रेंच पॉलिटिकल डोमिनेंस वैनिश्ड. हालांकि ये रीस्टोर तो हो जाता है, इनसे जो भी फ्रेंच की जो इंडस्ट्री है जो ब्रिटिश ने ऑक्युपाई कर लिया रहता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को ऑक्युपाई कर लेता है, उसे फिर से रीस्टोर जरूर कर दिया जाता है. लेकिन पॉलिटिकली आफ्टर थर्ड कार्नेटिक वॉर जो कह सकते हैं डोमिनेंस रहता है फ्रेंच कंपनी का वो धीरे धीरे वैनिश हो जाता है, वो डिक्लाइन कर जाता है. और इसके बाद जब यह डिक्लाइन कर जाता है तो फिर यहाँ पे एक कह सकते हैं कि एक सिंगल लार्जेस्ट यूरोपियन कंपनी इमर्ज होना स्टार्ट होता है, दैट इज इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे. आप आज के इस सेशन में बस हमने देखा कि कौन कौन से कंपनी जो कैसे उनका अराइवल हुआ था. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.